65 से ज्यादा बच्चों की हत्या हो गई जब इजराइल ने मीनाब शहर के एक स्कूल के ऊपर अपना निशाना लगाया। ये बताइए, क्या उसे मालूम नहीं था? अगर कोई व्यक्ति, जैसी कि आजकल खबरें चल रही हैं कि ट्रैफिक लाइट से ट्रैक करते हुए वो अयातुल्ला खामेनाई तक पहुंच गए, क्या इन लोगों को मालूम नहीं था कि वहां छात्राओं का स्कूल है? तो वहां जानबूझ के ही तो उन्होंने हमला किया। एप्स्टीन फाइल का जो बड़ा गुबार था, मुझे लगता है कि इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि इससे तीनों के तीनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तीनों के हित इसके ऊपर निर्भर करते थे। उधर ट्रंप के मिड टर्म का, इधर नेतन्याहू के चुनावों का, और हमारे प्रधानमंत्री के कई मंत्रियों का और उनके दोस्तों का नाम उसमें आने के कारण हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से इजराइल के पक्ष में खड़े दिखते हैं, उससे भारत की जो निर्गुट एक देश की नीति थी जिसके पीछे 100 से ज्यादा देश खड़े थे, उसको तो धक्का लगा ही लगा है। शिक्षा के लिए पैसे हैं, तो हमारी सरकार उन अग्निवीरों को पैसे देके कोई नया उद्योग तो क्या लगाती, उसने उनको अडानी जी की सेना में भर्ती करने के सारे काम करवा दिए हैं। इजराइल के एक लेखक और एक अमेरिकन लेखक की एक किताब आई थी, स्टार्टअप नेशन। दरअसल उसमें इजराइल का जिक्र था कि इजराइल में हर युवा उस देश का, इजराइल एक 70 लाख लोगों का देश है, तो हर युवा वहां 2 साल सेनाओं में अपनी सेवाएं देता है। जब वो नौकरी छोड़ता है, उस समय सरकार उसे कुछ पैसे देती है, आर्थिक सहायता देती है, और वो एक अपना नया उद्योग शुरू करता है। और वो उद्योग हमेशा डिफेंस से जुड़े सामानों की, या तो मैन्युफैक्चरिंग का या असेंबली का या उसे बनाने का होता है। आईओसी जो इस्लामिक कंट्रीज का समूह है, उसके उससे हमें समर्थन चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान जो हमारे साथ आतंकवादी और अलग अलग तरीके की संदिग्ध गतिविधियां करता था, तो उसमें हमें उनका सहयोग चाहिए था। उस समय रातों रात हमारे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से हमारे विदेश मंत्री ईरान गए और ईरान ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी। पिछले कि उनको पंडित नेहरू से गहरी कुंठा है, तो इसलिए चाहे पंडित नेहरू के सारे काम अच्छे क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी अपने हाथ से उसका एक नया कुछ लिखना चाहते हैं। और उस चक्कर में पूरा देश भी हमारा बार बार अलग अलग तरीकों से परेशान हुआ है, अलग अलग तरीकों से मुसीबतों में आया है, और अलग अलग तरीकों से हम कमजोर पड़े हैं। तो बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। ईरान के साथ हमारे किस तरह के रिश्ते रहे, 1-2 साल नहीं, सदियों का रिश्ता रहा, और आपसी मेल भाव और वक्त जरूरत पड़ने पर जब दो देशों की सॉवरेनिटी पर हमला हो, तब किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये तमाम विदेश नीति हमारी देश की चलती चली आई। लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती है और फिर भारत की तरफ से एक कंडोलेंस का मैसेज तक नहीं जाता। हालांकि विपक्ष की तमाम पार्टियां इसमें हिस्सा लेती हैं और अपने तौर पर वो सांत्वना भी व्यक्त करती हैं और ईरान के साथ खड़े होने की बात भी करती हैं। क्या हुआ है हमारी विदेश नीति को, और क्या मुश्किल आ रही है, और क्या कुछ मुश्किल खड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विंग कमांडर अनुपमा आचार्य। अनुपमा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो यही कि विदेश नीति के तौर पर आप भारत की आप पिछले 10-11 साल की परफॉर्मेंस को कैसे लेंगे, और खासतौर पे ईरान के इस एपिसोड के बाद क्या कुछ कहा जाए? नमस्कार शाकिर, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। मैं ये देख पा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक सामान्य व्यक्ति मुझे नहीं लगते। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पंडित नेहरू से गहरी कुंठा है, तो इसलिए चाहे पंडित नेहरू के सारे काम अच्छे क्यों ना हो, नरेंद्र मोदी अपने हाथ से उसका एक नया कुछ लिखना चाहते हैं। और उस चक्कर में पूरा देश भी हमारा बार बार अलग अलग तरीकों से परेशान हुआ है, अलग अलग तरीकों से मुसीबतों में आया है, और अलग अलग तरीकों से हम कमजोर पड़े हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां ईरान के तरफ, जो कि हमारा एक बहुत पुराना साथी रहा है, आपको अगर याद हो तो बहुत सारे लोग ये कहानी बता चुके हैं पिछले, क्योंकि अब इतने दिनों से ये चल रहा है युद्ध, 4 दिनों से। तो इसमें दिनेश सिंह जी जो हमारे विदेश मंत्री थे, उनके समय का एक वाकया, जब शायद 1994 की बात है, कि आईओसी जो इस्लामिक कंट्रीज का समूह है, उसके उससे हमें समर्थन चाहिए था पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान जो हमारे साथ आतंकवादी और अलग अलग तरीके की संदिग्ध गतिविधियां करता था, तो उसमें हमें उनका सहयोग चाहिए था।
उस समय रातों-रात हमारे एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से हमारे विदेश मंत्री ईरान गए और ईरान ने अनकंडीशनल सपोर्ट दी। पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसी भी कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने बताया कि हमें भारत को वित्तीय संकट था, तो ईरान ने हमसे रुपयों में तेल खरीदा था। तो उससे हमें मुद्रा जो थी हमारी बनी रह सकी थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बताती हैं कि ईरान और तो और नरेंद्र मोदी खुद जब 2016 में वो ईरान गए थे, उसके बाद उन्होंने चाबहार पोर्ट के समझौते पर साइन किया था और यहाँ पर भी ईरान के राष्ट्रपति आए थे 2018 में। तो नरेंद्र मोदी अचानक इस तरह से उन्होंने पैंतरा क्यों बदला है? तो एक तो उनके अंदर की निहित कुंठा, जिसके कारण वे पंडित नेहरू से आगे बढ़ने के चक्कर में हर समय, हर बार एक बड़ा नासमझ निर्णय लेते हैं और उस निर्णय पर उनकी पूरी पार्टी जो है ड्रम पीटती रहती है। ऐसे निर्णयों से कितना हमारा नुकसान हुआ है? देखिए, हम इज़राइल के संबंध में ही मैं आपको बताती हूँ। जो अग्निवीर योजना है, क्या आप ये समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री के अपने दिमाग की उपज है? बिल्कुल नहीं है। आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा। उन्होंने इज़राइल से अपने भाषण में कहा कि आप स्टार्टअप नेशन हैं। आपको अगर याद हो तो ये उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया था। ये टर्म मुझे इसलिए याद है कि आज से कई साल पहले जब मैं फौज में थी, इज़राइल के एक लेखक और एक अमेरिकन लेखक की एक किताब आई थी स्टार्टअप नेशन। दरअसल उसमें इज़राइल का ज़िक्र था कि इज़राइल में हर युवा उस देश का, इज़राइल एक 70 लाख लोगों का देश है, तो हर युवा वहाँ 2 साल सेनाओं में अपनी सेवाएँ देता है। जब वो नौकरी छोड़ता है, उस समय सरकार उसे कुछ पैसे देती है, आर्थिक सहायता देती है और वो एक अपना नया उद्योग शुरू करता है और वो उद्योग हमेशा डिफेंस से जुड़े सामानों की या तो मैन्युफैक्चरिंग का या असेंबली का या उसे बनाने का होता है। तो जब ये स्टार्टअप नेशन किताब नरेंद्र मोदी जी के समझ में आई, तो इन्होंने 70 लाख लोगों के देश का एक मॉडल हम 140 करोड़ के देश के लोगों पर लागू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? हमारी सरकार तो वैसे भी एक तरह से पैसों से, उसके पास पैसे तो है नहीं, सिर्फ फिजूल खर्ची के पैसे होते हैं। देश में ना तो रिसर्च के लिए पैसे हैं, ना डिफेंस के लिए पैसे हैं, ना शिक्षा के लिए पैसे हैं। तो हमारी सरकार उन अग्निवीरों को पैसे देके कोई नया उद्योग तो क्या लगाती? उसने उनको अडानी जी की सेना में भर्ती करने के सारे काम करवा दिए हैं। तो इसलिए हमारे देश की सेनाओं में आज 3 लाख से ज़्यादा लोगों की कमी हो गई है। तो कैसे हुआ ये? ये इज़राइल के कारण हुआ, क्योंकि वो स्टार्टअप नेशन से प्रधानमंत्री बड़े प्रभावित हो गए थे। एक तो हमारी सेनाओं को नुकसान हुआ है, दूसरे और तरह से नुकसान हुआ है। देखिए, हम पहले इज़राइल को एक विक्रेता की तरह ट्रीट करते थे। जो खरीदार होता है वो हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होता है, उसके हाथ में ताकत होती है, वो खरीद सकता है, वो नेगोशिएट कर सकता है, वो मना भी कर सकता है। तो हम इज़राइल से अवाक सिस्टम लेते थे, एल्टा एक सिस्टम था जिसकी प्रोविजनिंग का काम भी मेरा था, ऐसे ही कई अलग-अलग सिस्टम्स लेते थे, लेकिन हम इज़राइल को एक विक्रेता की तरह ट्रीट करते थे और एक, जब वो राष्ट्र था तो एक राष्ट्र की तरह हमने जितनी मान्यता फिलिस्तीन को दी थी उतनी हमने इज़राइल को दी थी। लेकिन आज क्या हुआ है? प्रधानमंत्री जी ने चूंकि डिफेंस इक्विपमेंट की आड़ में पेगासस खरीदा, जिसके बारे में कोई अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसका कोई निर्णय नहीं दिया है, सरकार ने उसमें सहयोग नहीं किया है, तो इस पेगासस के कारण शायद मुझे लगता है कि इज़राइल हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से इज़राइल के पक्ष में खड़े दिखते हैं, उससे भारत की जो निर्गुट एक देश की नीति थी, जिसके पीछे 100 से ज्यादा देश खड़े थे, उसको तो धक्का लगा ही लगा है, लेकिन साथ में हमारी जो एक वैश्विक छवि थी, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। बिल्कुल, लेकिन ये जो फैसला हुआ कि आप एकदम खामोश हो जाएँ किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर, जबकि 2 दिन पहले इज़राइल में थे और वो इज़राइल से निकलते हैं प्रधानमंत्री और उधर हमला हो जाता है। क्या लगता है आपको कि इज़राइल में जब ये मुलाकात हो रही थी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तो क्या वहाँ ज़िक्र नहीं हुआ होगा इस हमले का? और अगर हुआ, तो फिर उसे क्या रोकने की कोशिश नहीं की जा सकती थी या उसके बारे में चर्चा नहीं की जा सकती थी? ये किस तरह का फैसला आपको लग रहा है कि आप ईरान आप के कसीदे कुछ दिन पहले आप पढ़ते हैं और फिर अचानक रातों-रात आप इज़राइल जाते हैं और इज़राइल में 2 दिन रुकते हैं, तीसरे दिन वहाँ हमला हो जाता है और फिर उसके बाद भी आप एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। आप सऊदी अरब के लिए ट्वीट कर रहे हैं, आप इज़राइल के लिए ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ईरान के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। कोई दबाव लग रहा है आपको क्या?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी सहानुभूति भी रखिए, क्योंकि उनको एक इतना निरर्थक किस्म का, निकम्मा, असफल विदेश मंत्री मिला है, जिसके कारण भारत की विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कैसे? आपने देखा होगा जिस तरह से वो चीन की अभ्यर्थना करने के लिए कहते हैं कि चीन तो बड़ी इकोनॉमी है, हम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, और उसका नतीजा क्या होता है? चीन हमारे यहाँ अंदर घुस के चला आता है। इसी तरह से पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो पाकिस्तान के सेना को फ़ोन कर देते हैं, वहाँ के लोगों को फ़ोन कर देते हैं, अपने काउंटर पार्ट को, और कहते हैं कि हम जो हैं आतंकवादियों के अड्डे पर हमला करेंगे, हम आपके रिहायशी ठिकानों और सेना के उस पर नहीं करेंगे। पर आपने जो सूचना दी, उससे तो भारत की सेना का सरप्राइज़ एलिमेंट खत्म हो गया, और उसी के कारण जो नुकसान हमारी भारत सरकार को हुआ, जिससे सरकार बची-बची फिर रही है। लेकिन हमारे सीडीएस ऑलरेडी बता चुके हैं सिंगापुर में कि 2 से ज़्यादा और 6 से कम जहाज हमारे जो हैं वो खराब हुए, उस समय नुकसान हुआ हमें। फिर कैप्टन शिव कुमार बता चुके हैं जकार्ता में। तो एक बेहद ही असफल विदेश मंत्री, जिसको अपना काम नहीं आता, और जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप से बात करने के लिए एक थर्ड पार्टी को रखना पड़ा था। आपने सुना होगा, करीब 1.5 महीने पहले ये खुलासा हुआ था कि ट्रंप से बात करने के लिए वहीं अमेरिकी एक थर्ड पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्यूट किया है। तो सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री इस कदर अनस्किल्ड होगा, वो प्रधानमंत्री तो गलतियां करेगा ही करेगा। अब दिक्कत यह है कि एप्स्टीन फाइल जिस तरह से पूरे विश्व पर इसका एक पूरा छा गया, माहौल छा गया, और उसमें दरिंदगी में 2 लोगों के नाम तो बिल्कुल साफ-साफ सामने आए। उसमें से एक तो राष्ट्रपति ट्रंप खुद हैं अमेरिका के, और दूसरे नेतन्याहू हैं। तो इन दोनों के नाम तो स्पष्ट तौर पर सामने आए। लेकिन भारत में हमारे ऊर्जा मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का नाम सामने आया कि उन्होंने उनसे दर्जनों बार मेल एक्सचेंज की। तो उससे क्या हुआ? अब ये पूरा मुद्दा इतना बड़ा पकड़ रहा था, तूल पकड़ रहा था। इज़राइल में थे इसी साल चुनाव, अमेरिका में मिड टर्म रेफरेंडम था। फिर क्या किया जाए? तो ईरान से चल रही थी बातचीत स्विट्जरलैंड में, ये लोग जानते हैं, और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, उनके जो विदेश मामलों के जो जिनसे वार्ता चल रही थी, उन्होंने खुद बताया था कि हम अधिकांश मुद्दों पर, मसलों पर हमारी सहमति हो गई है। ऐसे में एप्स्टीन फाइल का जो बड़ा गुबार था, मुझे लगता है कि इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि इससे तीनों के तीनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तीनों के हित इसके ऊपर निर्भर करते थे। उधर ट्रंप के मिड टर्म का, इधर नेतन्याहू के चुनावों का, और हमारे प्रधानमंत्री के कई मंत्रियों का और उनके दोस्तों का नाम उसमें आने के कारण। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफा, आपने देखा होगा, उन्होंने सामने कहा, मतलब जो एक आईसीसी का वॉर क्रिमिनल है डिक्लेयर्ड, उस व्यक्ति को, जो आईसीसी का वॉर क्रिमिनल है, उस व्यक्ति यानी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमें बड़ी सहानुभूति है कि आपके यहाँ लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन 60 से 70 हजार लोगों को हमारे ये प्रधानमंत्री ये भूल जाते हैं कि नेतन्याहू के लोगों ने गाजा स्ट्रिप पर स्कूलों के बच्चों को, छोटे-छोटे स्कूल के लोगों को, माँओं को, हॉस्पिटल्स को, इन सबको इतना नुकसान पहुंचाया कि 60 से 70 हजार लोगों की जानें ली हैं। तो एक हत्यारे प्रधानमंत्री के तरफ खड़े होने का, और वो भी एक तरफा, आप ये नहीं देख रहे हैं कि 165 से ज्यादा बच्चों की हत्या हो गई जब इजराइल ने मीनाब शहर के एक स्कूल के ऊपर अपना निशाना लगाया। ये बताइए, क्या उसे मालूम नहीं था? अगर कोई व्यक्ति, जैसी कि आजकल खबरें चल रही हैं कि ट्रैफिक लाइट से ट्रैक करते हुए वो आयतुल्लाह खामेनाई तक पहुंच गए, क्या इन लोगों को मालूम नहीं था कि वहां छात्राओं का स्कूल है? तो वहां जानबूझ के ही तो उन्होंने हमला किया। उसके बाद अगर हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हत्यारे देश का समर्थन करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री का कोई ना कोई ब्लैकमेल होने का डर है, और इससे भारत का सिर शर्म से नीचा होता है। और यही बात इस बार श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने लेख में बहुत खुल के लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल से, ईरान से जो हमारे संबंध हैं, उनके मद्देनजर भी हमें गलत का विरोध करना चाहिए, हमें एक तरफ जाके खड़ा नहीं होना चाहिए, गैंग अप नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद।